एपिसोड 63 एंड 64। लीली अब गुस्से में थी। वह चाहत से बेहद नफरत करती थी। अब रजत चाहत को साथ में लंच करने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। लीली लगभग पागल हो गई थी। अगर तुम नहीं चाहते रजत तुमसे नफरत करूं तो तुम अपने व्यवहार पर ध्यान दो। हम चाहत से गुप्त रूप से निपट सकती हैं, लीली ने चेतावनी दी। वह चाहते थे कि लीली रजत के साथ रहे, क्योंकि यह लीली के परिवार के लिए मददगार होगा। इस प्रकार वह स्वाभाविक रूप से चाहत को नापसंद करती थी, जिसने रजत का ध्यान आकर्षित किया था और लीली को हराया था। या तकनीकी रूप से कहें तो वह 10 मिलियन रुपये के कारण चाहत से नफरत करती थी। 10 मिलियन रुपये उसके परिवार के लिए बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन इसका इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जा सकता था। अगर वह कहता कि उसे इसकी परवाह नहीं है तो वह झूठ बोल रहा होगा। लीली को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन खुशी भी हुई। सच, अगर वह चाहत से निपटना चाहती तो वह गुप्त रूप से ऐसा कर सकती थी। ये शहर लीली का क्षेत्र था। उसके पास चाहत से निपटने के बहुत सारे तरीके थे। इसके अलावा वो कुछ गैंगस्टरों को जानती थी। लीली की नजरों में चाहत को चोट पहुंचाना आसान था। ये सोचकर लीली को सहजता और सुकून महसूस हुआ। नहीं, धन्यवाद, मुझे कुछ और काम करना है। धन्यवाद, चाहत ने रजत के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, रजत ने उसे जोर नहीं दिया। उसने बाद में पूछा, क्या तुम बाद में यहाँ आओगी? नहीं, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी, चाहत ने कहा। अब सारा बढ़िया ज़ेड उसके हाथ में था। दुकान में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं था। उसने अपनी ज़ेड आंखों का इस्तेमाल करके बहुत सारा धन कमाया था। अगर वह दुकानों में मौजूद सभी कीमती ज़ेड को इकट्ठा कर ले तो ये बहुत स्वार्थी होगा। रजत को अंत में हार माननी पड़ी। उसने चाहत को केवल ये याद दिलाया कि अगर उसे कोई परेशानी हो तो वह उसके पास जाए। मिस कपूर, चलो पैसे ट्रांसफर करते हैं। ओम कुकरेजा पूरे समय चाहत के साथ रहा। ये जानते हुए कि वह जा रही है, उसने खुद ही पहल करके पूछा। हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ओम अंकल, चलो साथ में लंच करते हैं, चाहत ने कहा। बहुत बढ़िया, ओम ने मना नहीं किया। आखिरकार चाहत का पैसा अभी भी उसके खाते में था। जब वे जा रहे थे, ओम ने चाहत को उसका कच्चा माल ले जाने में मदद की, जिसे काटा नहीं गया था। चाहत और बाकी लोगों के चले जाने के बाद दुकान मशहूर और प्रसिद्ध हो गई। अब सभी को पता चल गया था कि दुकान में 2 उच्च स्तरीय ज़ेड काटे गए थे। जब लोगों को पता चला कि उन 2 उच्च स्तरीय ज़ेड की मालिक एक युवा लड़की थी, तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। चाहत ने अभी एंटीक मार्केट छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने एंटीक मार्केट में ही एक रेस्तरां चुना और एक निजी भोजन कक्ष बुक किया। मिस कपूर, इस बार मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होती, तो मैं उस कच्चे माल को छोड़ देता। तब मैं बहुत सारा पैसा खो देता। ओम ने बैठते ही चाहत को धन्यवाद दिया। चाहत मुस्कुराई। वह अपना असली मकसद छिपाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सीधे सीधे कहा, ओम अंकल, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं आपको सच बताती हूँ। मैंने आपकी मदद किसी कारण से की, खासकर तब जब मुझे आपकी पहचान का पता चला। ये सुनकर ओम आश्चर्यचकित और हैरान रह गया। उसने ऐसा किसी कारण से किया? किस लिए? क्यों? भले ही वह उसकी पहचान जानते थे, लेकिन इससे उसे कोई खास मदद नहीं मिलेगी। उसने सब कुछ खो दिया था, और अब वह एक गरीब, साधारण आदमी था। चाहत का उद्देश्य क्या था? हालांकि ओम कुकरेजा को पता था कि उस छोटी लड़की ने किसी कारण से उसकी मदद की थी,
लेकिन वह नाराज नहीं था। वह जानता था कि चाहत कोई बुरी इंसान नहीं थी। क्यों? ओम कुकरेजा ने पूछा। क्योंकि मैं आभूषण और ज़ैर उद्योग से जुड़ा रहूंगा, लेकिन मैं अभी भी एक छात्र हूँ, मैं इसे खुद नहीं कर सकता। मुझे एक पेशेवर और सक्षम प्रबंधक की आवश्यकता है। हालांकि मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन आप उस समय पैसे लेकर भाग नहीं गए। आप दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। और झोफू आभूषण के विकास से आपकी योग्यता की भी पुष्टि होती है। इसलिए, आपकी पहचान जानने के बाद, मैं आपको चाहता हूँ। क्या? ओम कुकरेजा ने आश्चर्य से अपनी आंखें गोल कर लीं। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक किशोर लड़की इतनी महत्वाकांक्षी होगी कि वह एक कंपनी चलाएगी, और उन्होंने उसे प्रबंधक के रूप में चुनने से पहले उसका परीक्षण भी किया था। लेकिन, वे तो केवल अजनबी थे जो एक दूसरे से सिर्फ एक बार मिले थे। वह उस पर भरोसा क्यों करेगी? हम पहली बार मिले हैं। हम परिचित भी नहीं हैं। तुम मुझ पर भरोसा क्यों करती हो? ओम कुकरेजा ने पूछा। हाँ, हम पहली बार मिले हैं। हम परिचित भी नहीं हैं। मेरे पास आप पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन मैं आप पर विश्वास करने को तैयार हूँ। नियोक्ता संदिग्ध नहीं हो सकता, और संदिग्ध का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि मुझे अपने लोगों की बहुत परवाह है, लेकिन मैं विश्वासघात को कभी स्वीकार नहीं करता। अगर कोई मेरे साथ ईमानदारी से पेश आता है, तो मैं उसे एक उज्ज्वल भविष्य दूंगा। अगर कोई मेरे साथ विश्वासघात करता है, तो वह मर जाएगा। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मृत शब्द कहते हुए, चाहत जानलेवा लग रही थी। ओम कुकरेजा स्तब्ध था, मानो वह मौत की भावना से घिरा हुआ था। उसने अपनी सांस रोक ली। ओम कुकरेजा एक परिष्कृत व्यवसायी था। वह कई तरह के लोगों से मिल चुका था, और वह चाहत के हाव भाव से अंदाजा लगा सकता था कि वह एक शक्तिशाली और साथ ही क्रूर व्यक्ति थी। बेशक, वह सिर्फ अपने विरोधियों के प्रति क्रूर थी। उसे अपने लोगों की बहुत परवाह थी। चाहत की चेतावनी का सामना करते हुए, ओम कुकरेजा ने अनिच्छा महसूस नहीं की। इसके बजाय, उसने चाहत पर भरोसा किया। जहां तक ओम कुकरेजा की बात है, अगर वह चाहत का अनुसरण करना चाहता है, तो वह उसे धोखा नहीं देगा। वह खुद एक ईमानदार और वफादार व्यक्ति था। शायद, तुम मेरे बारे में आशावादी नहीं हो, और नहीं चाहते कि एक युवा लड़की तुम्हारी बॉस बने। या, तुम खुद बॉस बनना चाहते हो, और अपना व्यवसाय फिर से शुरू करना चाहते हो। लेकिन, मेरा मानना है कि तुम एक समझदार आदमी हो, जो इसके फायदे और नुकसान के बारे में अच्छी तरह से जानता है। आपको अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे और आपूर्ति की आवश्यकता है। हालांकि, इन दोनों की कमी के अलावा, आपके दुश्मन आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की अनुमति नहीं देगा। आप शायद पंजीकरण नहीं करा पाओगे। बेशक, आप रमेश वर्मा से बच सकते हो और दूसरी जगहों पर जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त धन और आपूर्ति नहीं है, तो तुम्हारे लिए विकास करना बहुत मुश्किल होगा। ओम कुकरेजा के दिमाग में यही चल रहा था। हालांकि वह अपना व्यवसाय फिर से शुरू करना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह आसान नहीं होगा। अगर वह रमेश वर्मा से बचकर किसी दूसरी जगह चला भी जाता, तो भी उसके पास पैसे और सामान की कमी होती। वह फिर से असफल हो सकता था। और मैं आपके लिए पर्याप्त धन और आपूर्ति प्रदान कर सकता हूँ। शायद आपकी नज़र में मैं आज सिर्फ भाग्यशाली था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास अपने खुद के अनूठे कौशल हैं, इसलिए मुझे धन और आपूर्ति के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार हैं, तो आप मेरी ज्वेलरी कंपनी के 20% शेयर ले सकते हैं।
कंपनी चलाने के लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। जनता के लिए आप चेयरमैन हैं और चेयरमैन के सभी अधिकार आपके पास हैं। मैं पर्दे के पीछे की बॉस रहूंगी। आप मेरे साथ उन चीजों पर चर्चा कर सकते हैं जिन पर आप निर्णय नहीं ले सकते। ओम अब पूरी तरह से सदमे में था। उसने चाहत की पत्थर पर जुआ खेलने की क्षमता पर कभी संदेह नहीं किया। जब उसे पता चला कि उसके पास अपने हुनर हैं, तो उसने उसके बारे में और भी ज्यादा सोचा। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि चाहत उसे कंपनी का नियंत्रण सौंपने को तैयार थी। वो 20% शेयर भी ले सकता था। वो उस पर इतना भरोसा क्यों करेगी? अपनी योग्यता और चरित्र पर भरोसा किए जाने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। निस्संदेह ओम ने अपना मन बना लिया था। वो वास्तव में धन दौलत से ज्यादा मेहनती जीवन को महत्व देता था। वो अपना जीवन जीना चाहता था। बिना किसी हिचकिचाहट के ओम ने चाहत को देखते हुए खड़े होकर कहा, मिस कपूर, मैं आपका अनुसरण करने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। उसी समय ओम ने चाहत के साथ मिलकर एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय चलाने का मन बना लिया। कंपनी का अस्थायी स्थान मुंबई सिटी में था। चाहत ने विश्वविद्यालय जाने के बाद राजधानी शहर में अपनी कंपनी का मुख्यालय स्थापित करने की योजना बनाई थी। मुंबई शहर वह जगह थी जहां वह परिचित महसूस करती थी और वहीं रहने जा रही थी। ब्रांड का नाम जेड ब्यूटी रखा गया और उनकी कंपनी का नाम जेड ब्यूटी ज्वेलरी कंपनी रखा गया। इसका मुख्य कारोबार जेड था। जहां तक सोने, चांदी आदि जैसे अन्य प्रकार के आभूषणों का सवाल है, चाहत ने उन्हें अभी नहीं, बल्कि भविष्य में शामिल करने की योजना बनाई। चूंकि चाहत के पास केवल उच्च गुणवत्ता वाला जेड ही था, इसलिए उसने उच्च स्तरीय उत्पाद बनाने और बेचने का फैसला किया। मध्यम उच्च स्तरीय जेड से बने आभूषण की कीमत कम से कम सैकड़ों हजार डॉलर होती है। अगर यह उच्च स्तरीय जेड से बना होता, तो इसकी कीमत लाखों डॉलर या उससे भी ज्यादा होती। हालांकि खरीदार ज्यादा नहीं थे, फिर भी अगर एक टुकड़ा बिक जाता तो बहुत लाभ होता था। ओम को मुंबई सिटी में कारखानों और दुकानों को खोजने का काम सौंपा गया था। उसे कर्मचारियों को नियुक्त करने और मशीनें खरीदने की भी जरूरत थी। वो इन बातों के बारे में चाहत से बेहतर जानता था, इसलिए चाहत ने हस्तक्षेप नहीं किया। ओम कुकरेजा ने अपने पिछले डिजाइनरों और नक्काशीकारों को ही काम पर रखने का फैसला किया। ओम कुकरेजा ज्वेलरी का मालिक बदल चुका था और जो कर्मचारी उसके पीछे आए थे, वे सब चले गए थे। ओम कुकरेजा अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे, इसलिए उनके पुराने कर्मचारियों ने उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। जब वे दिवालिया हो गए, तो उन्होंने उनकी मदद भी की। हालांकि उनकी डिजाइन और नक्काशी शीर्ष स्तर की नहीं थी, लेकिन वे तीसरी पंक्ति के उस्तादों से भी बदतर नहीं थे। उन्हें केवल अभ्यास और विकास के लिए एक मंच की आवश्यकता थी। कंपनी की प्रारंभिक पंजीकरण पूंजी 100 मिलियन रुपये थी, तथा बाद में इसमें और वृद्धि की जाएगी। आभूषण उद्योग के लिए 100 मिलियन रुपए की पंजीकृत पूंजी बहुत ज्यादा नहीं थी। यह अभी भी अपेक्षाकृत कम थी क्योंकि कच्चे माल खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, लेकिन चाहत को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उसके पास पहले से ही आपूर्ति थी और उनकी कुल कीमत 600 या 700 मिलियन डॉलर थी। इसलिए कुल धनराशि के संदर्भ में उनके पास लगभग 700 मिलियन डॉलर की संपत्ति थी, जो एक बड़ा कारोबार था। उसके बाद चाहत अपनी जेड आंखों से जेड प्राप्त करना जारी रखेगी। उसे जेड की आपूर्ति खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी। चाहत के पास अब 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा नकद था।
उसने 100 मिलियन रुपये गहनों में निवेश किया था और उसके पास अभी भी 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा था। उसने 2 उच्च स्तरीय जेड को काटने और उन्हें नमन और मास्टर शर्मा को अलग-अलग बेचने की योजना बनाई। इस तरह उसके पास नकदी में लगभग 70 मिलियन रुपए अधिक होंगे। चाहत ने ओम कुकरेजा से बंगलौर सिटी के डाउनटाउन के पास एक अच्छी तरह से सजा हुआ अपार्टमेंट खरीदने में मदद करने के लिए कहा। जब वह भविष्य में बंगलौर सिटी में आएगी, तो उसे रहने के लिए एक जगह की जरूरत होगी। वह हमेशा होटल में नहीं रह सकती थी। ओह बॉस, हमने कई प्रकार का जेड बेचा है, और पैसा। ओम कुकरेजा ने चाहत को याद दिलाया। चाहत का हिस्सा लगभग 9 मिलियन था। चाहत ने कहा, 9 मिलियन का उपयोग मेरे लिए एक अपार्टमेंट खरीदने और कंपनी के कुछ खर्चों को पूरा करने के लिए करें। वह अचानक से दूसरों को 9 मिलियन नहीं दे देंगी। जरूर, ओम कुकरेजा ने उत्तर दिया। भोजन के बाद चाहत ने ओम कुकरेजा से कहा कि वह अधिक कच्चे माल का उपयोग कम करना चाहती है। चाहत ने आज पहले ही बहुत सारे जेड काट लिए थे। वो फिर से लोगों के सामने ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसका सनसनी फैलाने का कोई इरादा नहीं था। ओम कुकरेजा ने उसे बताया कि वे कच्चे माल की दुकान से एक मशीन के साथ साथ एक निजी कमरा भी किराए पर ले सकते हैं। तदनुसार चाहत और ओम कुकरेजा एक कच्चे माल की दुकान पर चले गए। दोपहर करीब 1 बजे था। रास्ते में चाहत ने नमन और मास्टर शर्मा को अलग अलग बुलाया। उसने उनका स्थान पूछा और बताया कि वो उच्च स्तरीय जेड बेचना चाहती है। नमन पत्थर के जुए की गली में नहीं था, लेकिन वो प्राचीन वस्तुओं की गली में ही रहा, जबकि मास्टर शर्मा पहले ही घर वापस जा चुका था। लेकिन जब उसने सुना कि यह एक उच्च स्तरीय जेड है, तो उसने तुरंत कहा कि वह जल्द ही आएगा। पत्थर काटने में समय लगता है। चाहत ने नमन को अपने फोन का इंतजार करने दिया। मास्टर शर्मा के लिए चाहत ने उन्हें धीरे धीरे आने को कहा। उसने 3 कच्चे माल काटने की योजना बनाई थी, और इसमें लगभग आधे घंटे का समय लगेगा। उसने मास्टर शर्मा को दोपहर 3:30 बजे के आसपास आने को कहा। चाहत ने जानबूझकर नमन और मास्टर शर्मा को अलग अलग समय पर आने दिया। उसे डर था कि उन्हें जेड का एक ही टुकड़ा पसंद आएगा, और वह बहस से बचना चाहती थी। हालांकि नमन पहला खरीदार था, जो मास्टर शर्मा के लिए थोड़ा अनुचित था। चाहत ने सोचा कि यह ठीक रहेगा क्योंकि दोनों उच्च स्तरीय जेड होंगे। जब वे कच्चे माल की दुकान पर पहुंचे, तो उन्होंने अपने कच्चे माल को काटने के लिए एक निजी कमरे में एक मशीन किराए पर ली। चाहत ने सबसे पहले एक आधा फुटबॉल के आकार का उठाया, फिर 2 और जो सेब जितने छोटे थे। उन सभी के अंदर उच्च स्तरीय जेड था। छोटे वाले में से एक में लाल जेड था जिसे चाहत लगभग चूक गई थी। इस लाल जेड से चाहत ने आभूषण बनाने का निर्णय लिया, ताकि वह रागिनी जी और लता जी को उपहार के रूप में भेज सके। चाहत ने पहले बड़े पर रेखाएं खींची, फिर उसे काटने के लिए ओम कुकरेजा को दे दिया। इस बीच चाहत ने कच्चे माल को अंदर से लाल जेड से रगड़ दिया। हालांकि ओम कुकरेजा पहले से ही चाहत पर विश्वास करता था कि उसके पास कच्चा माल चुनने का विशेष कौशल है, फिर भी जब हरी पत्तियां दिखाई दी तो वह उत्साहित हो गया। जब जेड पूरी तरह से कट गया, तो वह और अधिक रोमांचित हो गया। ये देखकर चाहत हल्की सी मुस्कुराई। जबकि ओम कुकरेजा ने एक पन्ना काट लिया था, चाहत के कच्चे माल में भी रंग दिखाई दे रहा था। ओम कुकरेजा ने एक नजर डाली, एक लंबी सांस ली। उसने बड़ी ताकत से निगल लिया। उसकी आवाज भी कांप रही थी। क्या ये लाल जेड है? हाँ, चाहत ने शांति से उत्तर दिया।
जवाब सुनकर ओम कुकरेजा ने अपनी जीभ काट ली। वह बहुत सदमे में था। ओम कुकरेजा के हाथ में जो जैद था वह 2 वयस्कों की हथेलियों जितना बड़ा था। जब उसे जैद का प्रकार पता चला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह उच्च स्तरीय कांच का प्रकार है। यह आधा पारदर्शी था, इसलिए यह उच्च स्तरीय जैद था, न कि शीर्ष स्तरीय। इस बीच चाहत का लाल जैद भी व्यापक रूप से दिखाई दिया। ये चिकनी बनावट और महान पारदर्शिता के साथ चमकदार लाल था। यह उच्च स्तरीय का लाल जैद था। ओम कुकरेजा को एक के बाद एक झटके लगे। वह अचानक अपना होश नहीं खो सका। कृपया आखिरी वाला रगड़ें। चाहत का समय खत्म हो रहा था, इसलिए उसे ओम कुकरेजा को याद दिलाना पड़ा। ओम कुकरेजा को तुरंत अपना होश आया और उसने आखिरी कच्चे माल को जल्दी से रगड़ दिया। यद्यपि वह जानता था कि इसमें जैद होगा, फिर भी वह हरे रंग का शो देखने के लिए उत्साहित था।